तो सुबह हो चुकी है, हम बातें अच्छी कर रहे हैं ईएमआई की। शुरुआत कर देते हैं आज के लेक्चर की। हम लास्ट लेक्चर में ईएमआई की प्रॉब्लम्स कर रहे थे, जहां पार्ट 1 ऑफ एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। आज बारी है पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज की। अपनी शीट लगा रहे हैं हम, और जेईई मेंस और एडवांस के लिए जो भी बच्चे देख रहे हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है, थरली फॉलो ज़रूर करना चाहिए। देखिए, और आज का एजेंडा सेक्शन ABCDEFGHI तक कंप्लीट करने का है, और उसमें जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अच्छी हैं, उन प्रॉब्लम्स को कराने का आज का एजेंडा है। तो कहानी शुरू करते हैं। ईएमआई प्रॉब्लम्स ओनली फॉलो करिए और फ़ायदा उठाइए लेक्चर सीरीज़ का। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से कह रहा है कि अ स्क्वायर फ्रेम ऑफ वायर ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स। कोई दिक्कत नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो है, और वेलोसिटी v ऐसे दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और स्क्वायर फ्रेम है तो लेंथ और ब्रेड्थ तो उसकी बराबर नहीं दी गई, पर आप मान के चलेंगे बराबर है। और मैग्नेटिक फील्ड B है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एग्जिस्ट कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज, लूप में कितना करंट इंड्यूस होगा। तो ध्यान रखें कि जब भी कभी B फील्ड कांस्टेंट हो और पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रही हो, ध्यान दें, पूरे रीजन में एग्जिस्ट कर रही है, जब तक ये लूप दौड़ेगा इस रीजन के अंदर ही रहेगा। तो अगर ऐसा हो जाए कि जब तक ये लूप दौड़ रहा है इस रीजन के अंदर ही है, तो सोचकर देखो इस पूरे लूप से कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जवाब है जितना फ्लक्स जा रहा है आज भी उतना ही फ्लक्स जा रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है, एरिया भी बदल नहीं रहा है, तो फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि फाई के बारे में आप बोलेंगे कि सर ये तो चुपचाप से कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो सर d∅/dt के बारे में आप कोई जानकारी दीजिए, वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। और जैसे ही कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ईएमएफ भी जीरो आ जाता है, इसका मतलब करंट भी जीरो होने वाला है। अच्छा, तो फिर वो रॉड में क्या हो जाता था, उसमें ईएमएफ कैसे आता था, वो मोशनल ईएमएफ कहलाता था। इसमें भी वही कहानी है, मोशनल ईएमएफ आ रहा है। अगर इस रॉड को देखो साइड L है, इस रॉड को देखो साइड L है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, सबकी वेलोसिटी v है, और एक ही डायरेक्शन में है सारे के सारे साइड्स की, तो इन भाई साहब के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव इंड्यूस होंगे, यहाँ भी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव इंड्यूस होंगे। तो गौर से देखो, जितना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ उतना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ, जितना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ उतना चार्ज यहाँ इंड्यूस हुआ, और दोनों की दूरियाँ बराबर हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी बराबर आ गई, और ये L भी बराबर आ गया। इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर, यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर, तो ओवरऑल पोटेंशियल कितना रहा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो ईएमएफ तो आएगा ही नहीं, है ना। अब ये इधर करंट बहाना चाहेगा तो भी ये अपोज करेगा, तो ये अपोज करके कैंसिल कर लेते हैं एक दूसरे को, इफेक्ट को। इसलिए क्लोज लूप में जब भी हम कभी किसी B फील्ड कांस्टेंट के अंदर मूव कराते हैं तो किसी तरह का कोई ईएमएफ नहीं आता। आंसर क्या, आंसर भी तो मार्क कर लें भाई, आंसर मार्क नहीं किया, आंसर आया D0। अगला सवाल देखें बेटे। अगला सवाल बड़े प्यार से कह रहा है, कंसीडर द कंडक्टिंग स्क्वायर लूप एज शोन इन फिगर, दिया हुआ है। और if the switch is closed and after some time it is opened again, the closed loop will show, कैसा करंट दिखाएगा, बताइए। एक चीज़ तो लेंज लॉ से हमें पता है, वो क्या पता है, वो ये पता है कि जो इंड्यूस करंट होता है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होती है कि वो उस कॉज को अपोज करता है जिस कॉज ने उसको जनरेट किया है। कौन सा कॉज करंट को जनरेट करता है, करंट को जनरेट करने वाला होता है ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से, ईएमएफ किस वजह से आता है, ईएमएफ आता है जब भी कभी हमारे पास ऐसा हो जाए कि लूप से जो फ्लक्स है वो चेंज हो रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करने की कोशिश की जाती है, ठीक है ना, ध्यान रखें, उसको अपोज करने की कोशिश की जाती है। क्या होगा आंसर और कैसे बताया जाएगा, तो आओ देखो। कह रहा है कि कंसीडर द कंडक्टिंग स्क्वायर लूप एज शोन इन फिगर, दिया हुआ है। जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए हमने कनेक्ट किया, तो करंट ऐसे बहा, ऐसे बहा, ऐसे बहा। अब ये वाला करंट की बातें करो, क्योंकि इसके पास में ही हमारा लूप है और बाकी सबके पास में नहीं है। इन भाई साहब की वजह से जो फील्ड आएगी इस नीचे वाले करंट की वजह से, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो किस तरह निकाली जाएगी भाई, dl क्रॉस r। तो ये dl क्रॉस r करिए, dl नीचे की तरफ है और r इस तरफ है, तो जब क्रॉस करोगे तो फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ आने वाली है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन, ये आ गई फील्ड की डायरेक्शन।
अगर ये है फील्ड की डायरेक्शन और शुरुआत में स्विच ऑन किया है हमने, यानी कि करंट इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि बाहर की तरफ की जो फील्ड है वो इंक्रीज़ हो रही है। समझे मेरी बात? बाहर की तरफ की फील्ड इंक्रीज़ हो रही है। थोड़ी देर बाद इसको फिर से ओपन कर दिया गया। ओपन किया गया का मतलब क्या है? जो बाहर की फील्ड कांस्टेंट हो गई थी, कुछ समय के बाद जब करंट कांस्टेंट हो गया तो फील्ड भी कांस्टेंट हो गई, लेकिन जब स्विच ऑफ किया गया तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि करंट अपने मैक्सिमम से जीरो तक जाएगा स्विच ऑफ करने के बाद, ओपन करने के बाद, तो फील्ड भी अपने मैक्सिमम से डिक्रीज़ होते होते जीरो तक पहुंचेगी। यानी एक बार बाहर की तरफ फील्ड है इंक्रीज़ हो रही है, एक बार बाहर की तरफ फील्ड है डिक्रीज़ हो रही है। ऑन करने पर इंक्रीज़ हो रही थी, ऑफ करने पर डिक्रीज़ हो रही है। तो करंट किस तरफ आएगा? बाहर की तरफ फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो करंट ऐसा बहेगा कि एक अपनी इंड्यूस्ड फील्ड अंदर की तरफ ले आए ताकि इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज किया जा सके। और अंदर की तरफ फील्ड लाने का तरीका है कि आप क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराएं। जब आप क्लॉकवाइज करंट को फ्लो कराएंगे, अपने राइट हैंड को कर्ल करिए करंट की डायरेक्शन में, थंब अंदर की तरफ जाएगा, यानी शुरुआत में तो क्लॉकवाइज बहने वाला है। बाद में बाहर की तरफ की फील्ड जब स्विच ऑफ करेंगे उस वक्त बाहर की तरफ फील्ड घट रही होगी, तो फ्लक्स बाहर की तरफ होगा लेकिन डिक्रीज़ हो रहा होगा, और डिक्रीजिंग फ्लक्स को, बाहर की तरफ के फ्लक्स को सपोर्ट करना है अब इसे, क्योंकि चेंज ना आए। तो अब ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज अपने राइट हैंड को कर्ल करके देखो तो थंब किधर आ रहा है? बाहर। तो क्या सपोर्ट कर रहा है? हाँ, फील्ड को हटने नहीं दे रहा है। तो पहले तो भाई क्लॉकवाइज पल्स आएगी, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पल्स आएगी। आप चेक करिए आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है। तो मेरे हिसाब से डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो लेंस लॉ का इसमें थोड़ा सा रोल है, ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से बहुत महान चमत्कारी बातें नहीं हैं, तो डिफ़िकल्ट तो नहीं था, खैर है ना, इजी क्वेश्चन है लेकिन आना चाहिए। चलो बहुत हुई बातें, अगला सवाल देखें। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड करंट कैरिंग मटेरियल। ठीक है, जो भी है, स्मॉल सर्कुलर लूप मतलब ज़्यादा डायमीटर नहीं है उसका, इज प्लेस्ड इनसाइड अ, मतलब जो स्मॉल सर्कुलर लूप है उसका डायमीटर बहुत छोटा है, सोलेनॉइड के कंपैरिजन में ऐसा माना जा सकता है, और सोलेनॉइड में करंट बह रहा है। और लॉन्ग सोलेनॉइड है तो लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब इन्फानाइट सोलेनॉइड हो गया, जिसको हम आइडियल सोलेनॉइड के तरह जानते हैं, मतलब पूरी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। द प्लेन ऑफ द लूप कंटेन्स द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये रहा हमारा सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, और जो अंदर लूप रखा है उस लूप के प्लेन पर इस सोलेनॉइड की एक्सिस है, यानी लूप कुछ ऐसा रहा होगा, और इस सरफेस पर ही, इसकी इस सरफेस पर ही क्या हुआ, सोलेनॉइड की एक्सिस लाई कर रही है, ये मतलब इसने बोला है। ठीक, इफ़ द करंट इन द सोलेनॉइड इज़ वेरीड द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप इज़, अगर इस सोलेनॉइड के अंदर करंट को चेंज किया जाए, बदला जाए, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप, इनसाइड द सोलेनॉइड चेंज हो जाएगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो करंट कितना आएगा, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, मैग्नेटिक फील्ड चाहे जितनी बदलो और करंट चाहे जितना बदलो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप है, क्योंकि ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड क्योंकि आइडियल माना जा रहा है, लॉन्ग सोलेनॉइड बोला गया है, तो सोलेनॉइड के अंदर, स्पेशली आइडियल सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सिस के पैरेलल हुआ करती हैं। अब जो तुमने लूप बनाया है, जो सवाल में दे रखा है कि वो तो उस लूप के प्लेन पर ही एक्सिस है, तो बताओ इस एक्सिस से इस एक्सिस के पैरेलल, यानी प्लेन के पैरेलल तो लाइनें हो सकती हैं, लेकिन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करने वाली एक भी लाइन अवेलेबल नहीं है। और अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मेरे प्लेन को, कुछ ऐसी वाली बात है कि ये है मेरा प्लेन और ऐसे लाइन जा रही है, कट नहीं कर रही है इसको, इससे टच होके जा रही है, तो जब तक कट नहीं करेगी तब तक उसको हम फ्लक्स में नहीं काउंट करेंगे, वो एनर्जी तो क्रॉस ही नहीं कर रही। इसका मतलब इस लूप से मैग्नेटिक फील्ड जितनी भी घटे और जितनी भी बड़े फ़र्क नहीं पड़ता है, जो फ्लक्स जाने वाला है वो ज़ीरो है, और समय के साथ ज़ीरो ही है, बदल नहीं रहा है। तो कॉमन सेंस है कि डी फाई बाई डी टी भी ज़ीरो है, क्योंकि फ्लक्स बदल ही नहीं रहा और पहले भी ज़ीरो था। तो जो करंट की वैल्यू है वो कितनी है, ज़ीरो, और ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो। तो जो भी पूछे आंसर शून्य। ठीक, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, आंसर आया शून्य। आगे बढ़ जाइए, B1 क्या कह रहा है, अ हॉरिजॉन्टल सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड अ स्विच। ठीक है, अ कंडक्टिंग रिंग इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, रख दिया गया, द एक्सेस ऑफ द रिंग बीइंग
अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब ये है इसकी एक्सिस रिंग की और यही एक्सिस है सोलेनॉइड की, ये कुछ बात है। इसको ऐसे बना के दिखा देते हैं, ठीक। और ये रही हमारी रिंग। अब दोनों की एक्सिस के बारे में जानकारी लेनी है, तो ये रही दोनों की एक्सिस, एक ही जैसी एक्सिस है दोनों की, ठीक है। एज द स्विच इज़ क्लोज्ड, हमने स्विच को क्लोज कर दिया। स्विच को क्लोज करने के बाद क्या हो जाएगा, द रिंग विल, क्या करेगी, मूव करेगी, नहीं करेगी, क्या करेगी बताइए। मेरे हिसाब से जैसे ही आप इसमें करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं, जैसे आपने इसको क्लोज किया तो इसमें करंट बहेगा, और जो करंट बहेगा तो करंट इंक्रीजिंग होगा। कॉमन सेंस, इंक्रीजिंग क्यों होगा, कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? अरे जब तक कांस्टेंट पहुंचेगा, जीरो से अपनी पीक वैल्यू तक पहुंचने के लिए बहुत छोटा टाइम ले, मिली सेकेंड्स ले, पर लेगा तो सही। तो इंक्रीजिंग तो है ही शुरुआत में, बाद में वो कांस्टेंट हो जाए अलग बात है। तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह निकल रही होंगी। जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, इस वाले लूप से जो फ्लक्स है वो इंक्रीज़ करने लग जा रहा है, और इंक्रीज़ कर रहा है तो इसमें क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होने वाला है, और ईएमएफ की वजह से क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होने वाला है। और इंड्यूस करंट क्या चाहता है कि कुछ ऐसा करे कि जिस वजह से वो इंड्यूस हो रहा है उसको वो अपोज कर सके। किसकी वजह से इंड्यूस हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स कब इंक्रीज़ होगा उसके बारे में सोचा जाए, तो वो सोचोगे तो ये समझ आता है कि अगर ये और पास होता तो फ्लक्स और ज़्यादा होता, पर अगर ये किसी तरह से दूर हो जाए, इसकी पोजीशन दूर हो जाए, तो पक्का पक्का फ्लक्स घट जाएगा, क्योंकि डाइवर्ज हो रहा है ना फ्लक्स, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। तो करंट इस तरह इंड्यूस होगा कि उस करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब अपने कॉइल में जब करंट इसमें इंड्यूस होने लग जाएगा, फ्लो होने लग जाएगा करंट, उस वक्त इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में वो करंट कैरिंग लूप हो जाएगा। तो करंट कैरिंग लूप इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो वो फोर्स किस तरफ लगेगी, तो भैया इंड्यूस करंट की फोर्स है वो इस तरह लगेगी कि इंड्यूस करंट को अपोज करे, यानी उस कॉज को अपोज करे जिसने उसको जनरेट किया है। तो फ्लक्स को बढ़ने तो नहीं देना चाहती है, इसलिए जो फोर्स होगी वो दूर की तरफ लगेगी, इसको रिपेल करेगी ये सोलेनॉइड, और ये अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड मूव कर जाएगा। ये होगी फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं है, जितना बोला है बहुत मतलब मोर देन सफिशिएंट है, सोचा नॉर्मल भी जा सकता था। मूव अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। आ जाइए आगे, B3 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सर्कुलर कॉइल A और B हैं, फिर A में करंट बहाया गया, B के बारे में सोचा जा रहा है। मैं पूरा रेप्लिका नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ कॉइल बना रहा हूँ, और दोनों कोएक्सियल रखी हुई हैं कॉइल्स, ये इस तरह से। और जो डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन में उसके हिसाब से करंट ऐसे बह रहा है, और क्योंकि करंट I थ्रू A कैन बी ऑल्टर्ड। अब ये जो A है ये AC करंट वैसे बेसिकली यहाँ लगा रखा है, तो AC सोर्स लगाने का मतलब ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसको बार बार बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो यहाँ पे करंट है इस तरह से करंट होने का मतलब है जो फ्लक्स होगा, अगर तुम देखो राइट हैंड से अपने इस कॉइल को कर्ल करो करंट की डायरेक्शन में, तो फील्ड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, यानी जो फ्लक्स होगा वो कुछ ऐसा होगा, इस तरह से फ्लक्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये अंदर की तरफ फ्लक्स, अब B के बारे में सोचो, B के पर्सपेक्टिव से। B का पर्सपेक्टिव ये कहता है कि भैया इस दिशा में फ्लक्स बढ़ रहा है लगातार, क्या किया जाए, फ्लक्स तो बढ़ाए जा रहे हो हमारे थ्रू और लेफ्ट में बढ़ाए जा रहे हो, तो क्या करें, लेफ्ट में जाएंगे क्या, राइट में जाएंगे, क्या करेंगे, लगातार फ्लक्स बढ़ रहा है। अब अगर मैं ये कहूँ कि I इंक्रीज़ कर रहा है तो ये फील्ड भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर ये फील्ड इंक्रीज़ हो रही है तो कॉमन सेंस है कि ये जो कॉइल है ये दूर होना चाहेगी, इसलिए दूर होगी कि जैसे जैसे ये दूर होती चली जाएगी तो ये आने वाला जो फ्लक्स है ये आगे थोड़ा डेंस हो रहा है, देखो आगे थोड़ा डेंस हो रहा है, तो अगर ये आगे रहेगा तो डेंस फ्लक्स रहेगा, और पीछे रहेगा तो बहुत रेयर बहुत कम फ्लक्स रहेगा, तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स कम हो जाएगा, तो रिपल्शन ज़रूर होगा। तो जो रिपल्शन है वो फ्लक्स को डिक्रीज़ करना चाहता है इफ़ I इज़ इंक्रीज्ड।
ऑप्शन ए is correct. If I is increased, then there is a perfect repulsion between two coils. अगला सवाल देखें। B5 भाई साहब हमको चीख चीख के बोल रहे हैं, कलर चेंज कर लिया जाए। Two identical coaxial circular loops carry a current I, each circulating in same direction if the loops approach each other. कह रहा है कि दो बढ़िया बढ़िया से लूप्स हैं। मैं फिर से चेंज कर लूँ ज़रा, इसको कलर को चेंज कर लूँ, वरना फिर आपको को परेशानी होगी। बन गया कोएक्सियल टाइप के दो, बन गए प्यारे प्यारे अपने लूप्स, ये बन गया। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि इनमें जो है वो इफ़ द लूप्स अप्रोच ईच अदर, अप्रोच का मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें भी आई करंट बह रहा है, इसमें भी आई करंट बह रहा है और अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कब करेंगे? कब करेंगे अट्रैक्ट, ये पूछा जा रहा है। एक बात तो क्लियर है कि अगर फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा हो तो बाहर की तरफ फ्लक्स बढ़ाना चाहेंगे। मान लो इस सेकंड वाले लूप की बात करें, फर्स्ट लूप है, इसमें बाहर की तरफ जो फ्लक्स है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग हो जाए। अगर डिक्रीज़ हो गया तो फिर ये कॉइल क्या कहेगा, चलो बेटा अंदर, क्योंकि इधर जाने वाला जो फ्लक्स है वो लगातार घटता हुआ हम मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मान लो इसमें से आई जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। अगर डिक्रीज़ कर रहा है तो इसमें जो फ्लक्स होगा राइट साइड में बाहर जाता हुआ, वो बाहर जाता हुआ फ्लक्स हम मान के चलते हैं कि चलो डिक्रीज़ हो रहा है, चलो आई डिक्रीज़ हो रहा है तो फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो रहा है। फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए क्या करेगा सेकंड वाला कॉइल? फ्लक्स को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि चेंज को इस कॉज को ही अपोज करना है ना, तो इसलिए ये कॉइल के पास जाएगा, कहेगा भाई यहाँ पास में तो ज़्यादा डेंसिटी है, तो ज़्यादा डेंसिटी वाले रीजन में चले जाएंगे तो जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो घट जाएगा। अच्छा, क्लियर है भाई? तो अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी डिक्रीज़ होना चाहिए करंट। ये लॉजिक इसमें भी लगा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये लॉजिक इसमें भी लगाया जा सकता है। तो आई को डिक्रीज़ होना चाहिए अट्रैक्शन के लिए और आई को इंक्रीज़ होना चाहिए रिपल्शन के लिए। पर्टिकुलर सवाल में अप्रोच ईच अदर दे रखा है, यानी अट्रैक्शन के बारे में घूर घूर के बातें बोल रहा है, यानी कि डिक्रीज़ हो रहा है करंट। द करंट इन ईच कॉइल या ईच लूप विल डिक्रीज़। बिल्कुल डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे आइए, क्योंकि जो स्टोरी मैंने एक लूप के लिए बताई, सेकंड लूप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट लूप के लिए भी वही सारे आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं। अब मान लो कि ये कॉइल दे रखी है, इस कॉइल में ऐसे नॉर्थ और एक साउथ दे रखा है। फिर कह रहा है कि द रिंग एंड, ये कह रहा है कि जो रिंग है उसके एक्सेस के पास एक नॉर्थ साउथ पोल रखा हुआ है, मतलब अपने मैग्नेट रखा हुआ है। एंड इट पासिस थ्रू द रिंग। ओहो, पास कर रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो जब ये पास आ रहा होगा तो देखो इससे फ्लक्स कितना बढ़िया निकल रहा है। और अगर ये कॉइल पास आने लग गया तो एक सेकंड पिक्चर बना के मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक, कॉइल हो गया पास में नॉर्थ, ये साउथ। क्या फ्लक्स बढ़ गया? बेझिझक फ्लक्स बढ़ गया। तो फ्लक्स तो भैया इंक्रीज़ कर रहा है जब तक ये इसको अप्रोच कर रहा है तब तक, और फ्लक्स अब इंक्रीज़ कर रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। कैसे करंट इंड्यूस होगा? वो उस कॉज को अपोज करेगा जिस कॉज ने इसको जनरेट किया है। किसने जनरेट किया है? जनरेट किया है फ्लक्स के बढ़ने में, फ्लक्स ने बढ़ने ने जनरेट किया है। तो फ्लक्स क्यों बढ़ा? क्योंकि कॉइल आया पास में। अगर कॉइल आया पास में ना आता तो फ्लक्स ना बढ़ता, यानी कि अब इस कॉइल में ऐसा करंट जनरेट होगा कि इसको रिपल किया जाए, एफ रिपल्शन लगाया जाए। यहाँ कौन पास में है? नॉर्थ। नॉर्थ को कौन रिपेल करता है? नॉर्थ। तो इधर से देखने पर जो लूप बन रहा है, जो फेज दिखाई दे रहा है, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करना चाहिए। नॉर्थ की तरह बिहेव करने का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करना चाहिए, यानी मैग्नेट के साइड से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा इफ मैग्नेट इज अप्रोचिंग द
लूप। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए कि यही मेरा मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ, यही मेरा लूप, ये दूर जाने लग जाए, तो फ्लक्स तो भाई ऐसे जाएगा ना नॉर्थ से, कोई दिक्कत नहीं। पर जब ये दूर हो जाएगा तो देखो फ्लक्स का अमाउंट कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अब ज़रूरत पड़ गई अट्रैक्ट करने की। किसको अट्रैक्ट करना है? नॉर्थ को। कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। तो जब मैं इधर से इसको देखने की कोशिश करता हूँ तो ये साउथ दिखाई देना चाहिए, यानी क्लॉकवाइज करंट दिखाई देना चाहिए। यानी इफ़ द मैग्नेट इज अप्रोचिंग लूप देन द फेस टूवर्ड्स मैग्नेट इज नॉर्थ पोल, एंड इफ द मैग्नेट is moving away from the coil then the face towards the magnet is south pole। इस तरह से कुछ बिहेवियर रहेगा हमारे लूप का। बात कर लेते हैं, देखो ऑप्शन मैच करते हैं। क्या कह रहा है? when the magnet goes towards the ring the face B का मतलब ये वाला फेस, यानी कि सामने वाला फेस, ठीक। पीछे की तरफ से A है, इधर की तरफ से B है, B की बात कर रहे हैं। बिकम साउथ पोल, ना टूवर्ड्स आने पे दोनों अर्थ बन रहा है, तो सेकंड ऑप्शन देखो। when the magnet goes away from the ring face B becomes north pole, नहीं, वो तो साउथ बन रहा था। when magnet goes away from the ring the face A becomes north pole, face A becomes north pole, away from the ring और face A becomes north pole। भाई देखो, अगर यहाँ से देखने पे साउथ क्रिएट हो रहा है तो उल्टा देखने पे नॉर्थ क्रिएट होगा, यानी ये ऑप्शन तो सही है। अगर ये ऑप्शन सही है तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बढ़िया सुंदर अच्छा प्यारा सही है। एंड फेस B becomes साउथ पोल। जरा आप इसको भी टिक कर लें, ये हो गया। फेस ए विल ऑलवेज बी अ नॉर्थ पोल नॉनसेंस ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो ये क्लास इलस्ट्रेशन ही है, अपनी क्लास में हमने कर रखा है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये सवाल करना, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट होता है और शीट्स में दिया होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। C1 की चर्चा करते हैं। C1 क्या कह रहा है? सवाल को ठीक से पढ़ें। कह रहा है एक वायर है, उसकी लेंथ है L, उसको मूव किया जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से जिसकी वैल्यू है V, और मैग्नेटिक फील्ड में किया जा रहा है। A potential difference appears across the two ends। कब पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर होगा इसके बारे में स्टोरी पूछ रहा है। कह रहा है कि इफ़ V is parallel to L, if V is parallel to B, if L is parallel to B, none of these। कौन सा ऑप्शन सही है? बताओ भाई, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं सही है, बताया जाए भाई। देखो भाई, अगर V वेक्टर को पैरेलल कर दोगे, ध्यान रखना क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस होता है, रॉड हो वायर हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, तो BLV साइन थीटा इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। L वेक्टर और V वेक्टर, अगर ये L और V आपस में पैरेलल हो गए, L और V पैरेलल हो गए, तो इसका मतलब ये जो थीटा है दिस बिकम्स ज़ीरो, हैंस V बिकम ज़ीरो। मतलब पहला वाला तो गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर्स अक्रॉस द एंड्स व्हेन। अच्छा, अब बात आती है B वेक्टर की, इसकी चर्चा करते हैं। मान लो B वेक्टर अंदर की तरफ है, B वेक्टर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। ये पूरा रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ काम कर रही है। अब आपने एक रॉड ली, उसको आगे की तरफ भगाया, इस रॉड के अंदर घुस के देखा कि एक पॉजिटिव चार्ज था, इसकी वेलोसिटी v थी, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगी होगी v क्रॉस b, q ऑफ v क्रॉस b। पॉजिटिव चार्ज की चर्चा कर रहा हूँ, तो v क्रॉस b करो, राइट हैंड को चलाओ, v की तरफ फैलाओ, b की तरफ मोड़ो, तो थंब ऊपर की तरफ आएगा। तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के एक्यूमुलेशन की वजह से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी नीचे की तरफ। और अगर इस रॉड की लेंथ है L, तो E इंटू एल इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है मेरी बात? अब सोचो कि अगर ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स पे भी लगने वाले V क्रॉस B टाइप की फोर्स से हो रहा है। इफ़ V इज़ पैरेलल टू B, यानी कि ये फोर्स बन गई ज़ीरो, और अगर ये फोर्स बन गई ज़ीरो तो देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। इफ़ देयर इज़ नो एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस देन देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। इफ़ देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड देन देयर इज़ नो पोटेंशियल इंड्यूस्ड। यानी कि सेकंड ऑप्शन तो महागलत है। महागलत नहीं, बेसिकली उन्होंने कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश की है आपसे। L और B वेक्टर पैरेलल हो जाएं। अब L और B वेक्टर को पैरेलल कर लीजिए, मानो कि इसी दिशा में B फील्ड है, ठीक, ऐसे,
और इसी दिशा में मेरा कंडक्टर है। और ये वायर है का मतलब ये है कि वायर बहुत ही नन्हा मुन्ना है, पतला दुबला, उसकी थिकनेस को इग्नोर करना है। वायर तो तभी वायर कहलाएगा, थिक रॉड कहलाएगा वरना। अब वी को इधर भगाया तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे इसके अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज, अब सोचो वी क्रॉस बी करिए आप, वी क्रॉस बी करेंगे फिर से क्या आपको उत्तरी तो गड़बड़ हो गई। वी क्रॉस बी तो मज़ा ही नहीं आया, ये तो बहुत ही गड़बड़ बात हो गई। अब अगर आप इस फ्लक्स को देखें तो d∅dt इज़ ज़ीरो, क्योंकि अभी भी जो फ्लक्स जनरेट होगा जब आप इसको वी क्रॉस बी करिए तो जो फोर्सेज आएंगी, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और नेगेटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा। और अगर मेरे वायर की थिकनेस इग्नोरेबल है तो इसका एक ही मतलब है कि ये L है चार्जेस के बीच की दूरी, ये टेंडिंग टू ज़ीरो है। और इस वाले फॉर्मूले में आप फिर से L की वैल्यू ज़ीरो अप्लाई करके देखिए, पोटेंशियल आएगा ही नहीं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस तीनों ही केसेस में ज़ीरो आएगा। यानी नन ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन, किसी में भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा इसमें। अगला सवाल देखें। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन गिवन बाय दिस, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही 3 4 5। अ रॉड ऑफ लेंथ 5 मीटर्स इज प्लेस्ड अलॉन्ग वाई एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं। इज मूव्ड अलॉन्ग एक्स एक्सेस, कोई दिक्कत नहीं। विथ कांस्टेंट स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड विल बी। आइए देखिए, खेलिए कूदिए। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड की वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होती है BLV, ठीक है ना, यही तो होती है BLV V डॉट L क्रॉस V, ऐसा ही तो होता है। कोई परेशानी इसमें आई होप नहीं होनी चाहिए। BVL, या इसको ऐसे कर लो, इंड्यूस है ना तो उसको ऐसे कर लो कि V क्रॉस L, वो मैग्नीट्यूड, वो साइन वाइन सब इसमें कवर हो गया है ना, माइनस माइनस सब कवर कर लिया इसमें। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप है, डॉट लगा दिया गया भाई। और V क्रॉस L की चर्चा करो, गौर से देखो, तो जो लेंथ है वो Y के क्रॉस है और जो वेलोसिटी है वो X के क्रॉस है, या X की तरफ है, टूवर्ड्स X है। तो जब मैं ये करने वाला हूँ तो X और यानी I कैप और J कैप में मल्टीप्लाई कराने वाला हूँ, यानी कि 1I कैप क्रॉस 5 मीटर J कैप, यही तो बना। तो जब आप इसको करा चुके हैं, क्रॉस करा दिया, I क्रॉस J क्या बनता है K, तो ये बन गया बेटा 3I कैप प्लस 4J कैप प्लस 5K कैप डॉट, और ये बन गया बेटा 5K कैप। अब हो रहा है डॉट, तो मतलब K का K से ही होना, बाकी सबसे तो वो ज़ीरो ही देगा। तो 3 और 4 की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आंसर 25 वोल्ट्स आ रहा है। इसको जो बच्चा जुगाड़ से लगाने की कोशिश करेगा वो बच्चा सवाल को ज़्यादा लंबा कर जाएगा, और ऑल्दो सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट करने से आसानी से आंसर आ जाता है। ध्यान रखना कि मैंने वो L क्रॉस भी ना करके वी क्रॉस L कर लिया, वो माइनस माइनस साइन सब इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक। डोंट कंसीडर दैट, वो कुछ है नहीं, एक स्टेप बचाने के लिए काम कर लिया। खैर ये अच्छा सवाल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABCD, बी कहाँ चला गया, और V वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ये कहा जा रहा है सवाल के अंदर कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एज ये है। आज की तारीख में जो DC साइड है वो मैग्नेटिक फील्ड के एज पे है, यानी कि जब भी कभी ये वेलोसिटी और दी जाएगी, मतलब जितनी वेलोसिटी है इस t=0 के इंस्टेंट के बाद ये जो DC साइड है ये इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जो एरिया इफेक्टिव इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड होगा वो घटने लग जाएगा। और जैसे ही एरिया इफेक्टिव घटने लग जाएगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उससे होगा ये कि फ्लक्स चेंज होने लग जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। जो करंट इंड्यूस होगा वो समय के साथ वेरी करेगा। समय के साथ वेरी इसलिए करेगा क्योंकि लगातार एरिया चेंज हो रहा है। अगर लगातार एरिया चेंज हो रहा है तो करंट और समय का ग्राफ बनाइए, ऐसा सवाल बोल रहा है। टी टाइम पर क्या होगा उसका ग्राफ बनाइए। कई सारे ग्राफ्स हमें दे रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सबसे पहले तो अपना एक ट्रायंगल बनाइए। ये ट्रायंगल है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जानबूझकर ऐसे दी गई है कि बिल्कुल इस साइड के एज पर, है ना। ABCD जो भी बोलना बोल सकते हो, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इन भाई साहब को कुछ वेलोसिटी दी गई नीचे की तरफ V,
कुछ समय बाद की क्या परिभाषा बनेगी? कुछ समय बाद की बात बनेगी कुछ इस प्रकार की कि जरा मैं इसका डुप्लीकेट बना लूँ। ठीक, ये सीन हो गया। ये ठीक, ये सीन हो गया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाली साइड जो नीचे आई है इन टाइम टी, ये आ गई है वी टी, इसको मैं बोल देता हूँ एक्स। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, ये एक्स नीचे आ गया। अच्छा, अब जो इफेक्टिव एरिया जिसमें फील्ड है वो ये है जो मैं शेड कर रहा हूँ। पहले पूरे में था, क्या एरिया घट रहा है? हाँ। अब मुझे फ्लक्स निकाल लेना है और फ्लक्स को डिफरेंशिएट कर देना है, अपना काम चल जाएगा। तो ज़रा एक फिर से इसी की पिक्चर बनाते हैं साफ़ सुथरी और फिर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो फील्ड बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने फील्ड बना ली। आओ देखो, उत्तरी तो ये क्या हुआ, ये बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो दूरी है इसको मैं कह रहा हूँ कि ये x है, और x की वैल्यू तो हम जानते थे कि vt है। ये जो टोटल हाइट है, यहाँ से मैं टोटल हाइट ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट अस सपोज कि टोटल हाइट h है, तो आज की तारीख में ये जो हाइट बची जो कि फील्ड के अंदर है वो कितनी है? h माइनस एक्स बची। कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल नहीं, h माइनस एक्स बची। अच्छा, अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, क्या दिया है वो देख लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये दो आइडेंटिकल ट्रायंगल्स में टूट चुका है। अच्छा, ये साइड है h और ये एंगल है 60। ये कितना होगा? तो मैं लगा देता हूँ बेटा tan 60। tan 60 की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस की वैल्यू हो गई परपेंडिकुलर अपॉन tan 60। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो बेस बन गया h बाई √3। लेकिन ये आधा बेस है, ये पूरा बेस कितना होगा? ये पूरा बेस होगा 2 टाइम्स नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, h बाई √3 जो है वो तो आधा बेस है, इंटू 2 टाइम्स h बाई √3, ये बेस की वैल्यू हो गई। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका मतलब हमेशा 2 बाई √3 टाइम्स ऑफ जो हाइट हमारे पास बची हुई है अभी अंदर उसका रहेगा। आज की तारीख में कितना बचा है? ये गौर से देखो, आज की तारीख में ये है सी, ये है आधा बेस और ये है आधा बेस। तो आज की तारीख में जो हमारे ट्रायंगल का बेस है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2 बाई √3 टाइम्स आज जो हाइट अवेलेबल है दैट इज़ h माइनस एक्स। अच्छा, फ्लक्स कैसे लिखा जाएगा? फ्लक्स लिखा जाएगा B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड B तो कांस्टेंट है। एरिया कैसे लिखोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखोगे, दैट इज हाफ ऑफ बेस। बेस कितना है? 2 बाई √3 इंटू h माइनस एक्स। व्हाट इज हाइट? दैट इज h माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। आइए भाई, 2 ने 2 को मार डाला, ये रहा b, ये रहा √3 और यहाँ रहा h माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये रहा फ्लक्स। फिर तुम कहोगे EMF क्या होता है? तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में EMF की वैल्यू आनी चाहिए d फाई बाई dt, वो भी माइनस का। तो माइनस तो छोड़ ही दो, हमें तो खैर इससे मतलब है। b बाई √3 बाहर आ गया। जब h माइनस एक्स के होल स्क्वायर को करोगे तो 2 टाइम्स h माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब अंदर जाओगे और फिर करोगे h का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का करोगे तो बन जाएगा बेटा सिर्फ x। और तुम अगर x को तुम खुल के लिखना भी चाहो तो जो x है वो है बेसिकली vt, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे v बाहर आ जाएगा और t डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? t सिर्फ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, dt बाई dt जो होगा वो 1 बन जाएगा। तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ इस तरह से, कोई दिक्कत? और माइनस साइन तो बाहर था ही था। तो जो x है उस x को मैं अब ये माइनस से माइनस ख़त्म हो गया इस जगह पे, ठीक है ना, इसको v कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, vt है ना, v बन गया। तो b बाई √3, इधर रहा 2, इधर रहा v, ये रहा बेटा h माइनस एक्स, और x की जगह मैं लिख लेता हूँ vt। लेट अस से ये बन गया vt।
ये ईएमएफ है। अब जो करंट होगा वो करंट रेजिस्टेंस से डिवाइड करने के बाद आएगा। तो जो करंट की वैल्यू है वो हो गई बेटा B इंटू 2 × V/√3 इंटू रेजिस्टेंस, और यहाँ बन गया H माइनस VT। गौर से देखो तो ये बन गया है y इज इक्वल टू -mx प्लस सी का फॉर्मेट, ठीक है ना। -mx प्लस सी का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। -mx का मतलब क्या हुआ कि स्लोप इज नेगेटिव, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन? i की वैल्यू 1, t की पावर 1, स्ट्रेट लाइन ग्राफ विथ नेगेटिव स्लोप। बी ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट। आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल को देखिए। सर्किट प्रॉब्लम्स विद डायनेमिक्स। कुछ नहीं है। अ कांस्टेंट फोर्स F इज बीइंग अप्लाइड ऑन अ रॉड ऑफ लेंथ L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं। केप्ट एट रेस्ट ऑन 2 पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स कनेक्टेड एट एंड्स। कंडक्टिंग रेल बोलते तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है ना। भाई रेजिस्टेंस R, आखिरी में रेजिस्टेंस R लगा दिया, लगा हुआ है आपके सामने। इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन फिगर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दी हुई है। अच्छा, अब पावर डिलीवर के बारे में चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ पूछ रहा है। हमें नहीं पता पावर डिलीवर क्या होती है, पावर के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है, नहीं है। अब देखो फोर्स है कांस्टेंट, समझना क्या पूछ रहा है। ऑप्शंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन में सिर्फ डेटा है, तो आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने ही पड़ेंगे। ऑप्शन में क्या बोल रहा है? द पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स विल बी कांस्टेंट विद टाइम। अच्छा, कांस्टेंट है या नहीं पता करना है, ओके पता कर लेते हैं। फिर कह रहा है कि इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीज, उसके बाद कह रहा है कि इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली, और फिर कह रहा है डिक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली बिफोर बिकमिंग जीरो। ठीक है, देख लेते हैं जो पावर है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आइए पावर के फॉर्मूले को लिखें। पावर इज़ नथिंग बट F.V। अगर नहीं समझ आता है तो मैं फिर से लिख देता हूँ, देखो शुरुआत से लिख देता हूँ, बिल्कुल बेसिक से। पावर इज़ नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन इज़ नथिंग बट F.D डिवाइडेड बाई T, दैट इज़ F.V। ये है पावर। अब अगर मुझे ये पता करना है कि मेरी पावर घट रही है या बढ़ रही है या कांस्टेंट है क्या है, तो मुझे dp/dt करना चाहिए, मतलब पावर को डिफरेंशिएट करना चाहिए। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आता है मतलब इंक्रीज कर रही, नेगेटिव आता है रेट ऑफ चेंज तो मतलब समय के साथ डिक्रीज कर रही, जीरो आता है मतलब पावर कांस्टेंट है। सवाल में दिया हुआ है कि जो फोर्स महाशय हैं ये कांस्टेंट है, हमने कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है। अगर कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की है तो कॉमन सेंस से डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे dv/dt, कोई दिक्कत नहीं है, dv/dt। अब F ऐसे ही रहा, और जो dv/dt है इसको तो हम एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, तो दिस इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। तो क्या कह रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा कांस्टेंट होगा, सोचो सोचो सोचो। दिमाग में आ रहा है कि सर फोर्स कांस्टेंट है, तो फोर्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी तो कांस्टेंट होगा, तो फिर दोनों टर्म कांस्टेंट हो गए, और कांस्टेंट हो गए तो dp/dt कांस्टेंट हो गया। गंदी बात, दिमाग लगाओ। जब इस सर्किट के अंदर करंट बहेगा, ये R है और ये फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन है, तो V ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ठीक। तो इसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होगा वो होगा V इंटू L इंटू B, BLV होता है। तो जो करंट आने वाला है वो करंट आएगा BLV बाई रेजिस्टेंस। अब गौर से सोचो, ये V जो है तुम्हारा, ये V ऑलवेज इंक्रीजिंग है, एंड इफ़ V इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग देन I इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब करंट बढ़ रहा है लगातार। अब लगातार करंट बढ़ने से क्या हो रहा है वो सोचो। लगातार करंट बढ़ने से एक फ़ायदा ये हो रहा है कि जो करंट कैरिंग रॉड हो गया है हमारा, अब ये जो मैंने रॉड जिसमें करंट बहा रहा हूँ मैं, ये करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड हो गया है। क्लियर है मेरी बात? करंट बह रहा है ऐसे, तो I ऊपर की तरफ है, B अंदर की तरफ है, राइट हैंड से DL क्रॉस B करके देखो, IDL क्रॉस B। करंट की दिशा में उंगलियों को फैलाओ और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मोड़ो, तो जो फोर्स निकल के आएगी वो अंदर की तरफ निकल के आएगी। ये है I इंटू L इंटू B, ये फोर्स है, और ये फोर्स I के बदलने के साथ लगातार बदल रही है। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो तो कांस्टेंट है, बट जो नेट फोर्स ऑन द लूप है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो भी EMF इंड्यूस होगा वो उस कॉज को अपोज करेगा जिसने उसको जनरेट किया है। तो कॉमन सेंस से ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगाने वाला है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा तो
नेट फोर्स कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग होगी क्योंकि आई बढ़ने के साथ ये इंड्यूस्ड फोर्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है। एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स इज कांस्टेंट, नेट फोर्स से निकलता है एक्सेलरेशन, सिंगल फोर्स से नहीं निकलता है, हेंस दिस ए इज डिक्रीजिंग। F is constant, external force is constant, but A is decreasing. If A is decreasing, then the rate of change of power is always decreasing, यानी समय के साथ पावर घटेगी। आइए, कांस्टेंट गलत है, इंक्रीज डिक्रीज गलत है, इंक्रीजिंग गलत है, डिक्रीज करेगी फिर ज़ीरो हो जाएगी। वेरी गुड। उसके बाद अनंत काल के बाद तो ज़ीरो ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखें, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डायग्राम दिया नहीं है इस शीट में क्योंकि फ़ोटो में कटा है थोड़ा सा, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये रहा भाई साहब एक लूप टाइप की चीज़, ठीक। यहाँ से एक इन्फानाइट टाइप का वायर जा रहा है जिसमें करंट बह रहा है आई, और जो टोटल लेंथ है इसकी वो है बी, और जो वायर से दूरी है इस एच की वो है ए। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं? क्या कह रहा है? ये है। अच्छा, इस दूरी को भी तुम बी ही मानो, ठीक, ये भी बी है मान लो। अब कह रहा है कि निकालो भाई कितना फ्लक्स इस जो नीचे स्क्वायर बना दिया या रेक्टेंगल बना दिया, इससे कितना फ्लक्स जाएगा। फ्लक्स के लिए हम क्या करें, जो हमारा वायर है इससे एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे जाएं और डी एक्स का एक प्यारा नन्ना मुन्ना एलिमेंट काटें। तो इस x दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी का मतलब x लिख दिया भाई, डी का मतलब x। बहुत अच्छे, ये हो गया। और जो मेरा वो छोटा सा एरिया है डी ए, उसको मैं लिख सकता हूँ b इंटू डी एक्स। अगर ऐसा है तो जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, डी फाई की वैल्यू होगी b इंटू डी ए। अब डॉट वॉट लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर ही जा रही है, एरिया वेक्टर भी अंदर ही मान लो, ठीक। इसको डी फाई को इंटीग्रेट कर दीजिए। डी फाई को इंटीग्रेट करते ही मैग्नेटिक फील्ड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, और इसको लिखेंगे बेटा b इंटू डी एक्स, और फिर इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन की लिमिट का ही सारा खेल है इस सवाल के अंदर, तो ज़रा मैं इसको चीज़ें बाहर लिख लूँ, उसके बाद बातें करता हूँ। म्यू नॉट आई बाई b इंटू अपॉन 2 पाई, और यहाँ बचा बेटा डी एक्स, और नीचे बचा बेटा x, और ये रहा इंटीग्रेशन, और यहाँ रहा फाई टोटल। लिमिट देखें आप, ऊपर की तरफ b माइनस ए बचा हुआ है, ठीक। अगर मैं वायर से, देखो मैंने x कहाँ से नापा है, सबसे पहले ये देखना, x नापा है बेटा हम लोगों ने वायर से, तो वायर से b माइनस ए दूरी ऊपर और a दूरी नीचे तक मेरे पास लूप है, यानी कि मैं b माइनस ए से लिमिट लगाना चाहूँगा। थोड़ा सा ऊपर कर लूँ इसको, तभी साफ सुथरा शायद लिख पाएगा। b माइनस ए से लिमिट लगाऊंगा और लगाऊंगा a तक, तो साफ लिख लूँ b माइनस ए से लेकर a तक। अच्छा, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो तो ln x ही होने वाला है ना, तो ln हो गया, और x की जगह पे सबसे पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, यानी कि a अपॉन b माइनस ए। ये हो गया बेटा आपका फ्लक्स। टोटल फ्लक्स आपने निकाल लिया, जो पूछा गया था कर लिया। आप ऑप्शन मैच कर लें तो क्या लिखा हुआ है, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई ln a अपॉन b माइनस ए। सी ऑप्शन करेक्ट दिखाई देता है। अगले सवाल पे आएँ। सवाल आपसे क्या कह रहा है वो देखें। सवाल कह रहा है कंडक्टिंग रॉड है, लेंथ है l, रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, उस अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि एग्जिस्ट कर रही है, और एग्जिस्ट कर रही है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द रॉड इज। बड़ा अच्छा सवाल है, बच्चे इसमें आंसर लिखाते हैं, आंसर इसका 0 होता है। ये है, और ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, और इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, ठीक। इसको और अच्छी तरह समझना है तो इसको ऐसा समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसको ऐसे घुमाया जा रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में रॉड को, ठीक। और जो बी फील्ड है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये हो गई, तो जो बी फील्ड है वो इस प्रकार से है।
और कांस्टेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट होने दो। जब आप ये करोगे तो आप इसको देखो सेंटर को, ठीक, सिर्फ सेंटर को देखना और एंड पॉइंट को देखना। जब आप इसको ओमेगा कांस्टेंट से घुमा रहे हो और एल लेंथ की रॉड है तो ये L/2 हो गया आधी दूरी, और यहाँ भी ये L/2 हो गया आधी दूरी। इसको पकड़ के चलें आप आधा आधा। मैं सिर्फ हाफ रॉड की बात कर रहा हूँ। अगर हाफ रॉड इतनी रॉड की बात करें तो इतनी रॉड को मैं अलग से देखूँ तो क्लियर दिखाई देगा कि ये रॉड कुछ इस प्रकार की है कि ये बन गया हमारा हिंज पॉइंट, और इसको मैं घुमा रहा हूँ तो जो भी ये चीज़ स्वीप करने वाली है वो एक डिस्क बनने वाली है। याद है क्या, जिसका सेंटर ये एज होता था। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता था, हाफ ओमेगा बी और फिर याद करो हाफ ओमेगा बी और L²। L का मतलब ये जो रॉड की लेंथ है L, तो बेसिकली हमारे इस केस में L/2 है ये, ठीक। और यहाँ पर पॉजिटिव इकट्ठा हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव इकट्ठा हो सकता है, और अंदर बीच में नेगेटिव और कोने में पॉजिटिव, बीच में पॉजिटिव कोने में नेगेटिव इकट्ठा हो सकता है। डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन या सेंस ऑफ रोटेशन, किसमें आप रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, ठीक। तो यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी इंड्यूस हो सकता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द रोटेशन। लेकिन इतना तय है कि अगर आप उसको सेंटर मान के चल रहे हैं तो एक जगह पे पॉजिटिव एक जगह पे निगेटिव आएगा। अगर मैं इस दूसरे एंड को देख के चलूँ तो सिर्फ दूसरे एंड को देख रहा हूँ, फॉरगेट अबाउट द राइट एंड, सिर्फ इसको देखो, तो क्या ये भी यही चीज़ क्रिएट करेगा? हाँ, एग्जैक्टली यही चीज़ क्रिएट करेगा। अगर ये यही चीज़ क्रिएट कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि ये देखो, ये भी तो वही क्रिएट कर रहा है, मतलब वही रॉड बन रही है, वही रॉड बन रही है, तो मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस है। सेंटर का अगर मैं पोटेंशियल 0 मान लूँ और इसको कह दूँ V, तो इस एंड का कितना होगा V, तो भैया इस एंड का भी कितना होगा V, तो दोनों एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। ऑप्शन इज 0। इसलिए इस सवाल में सेंटर से कॉर्नर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा गया, वरना बच्चा ये 2 मिनट में आंसर तो रटा ही होता है, फॉर्मूला तो रटा ही होता है। कॉर्नर टू कॉर्नर पूछा गया, ठीक है ना। अच्छा सवाल है, मतलब ठीक ठाक प्रैक्टिस करी होगी तो आता ही होगा। अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r with a conducting spoke in its pure rolling, अच्छा is in pure rolling on a horizontal surface in a region having magnitude a magnetic field B as shown in figure, ठीक है, perpendicular to plane है, बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखें। किस स्पीड से चल रही है, v स्पीड से चल रही है। वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ द रिंग का मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस VO और VA का क्या होगा। VO और VA का पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानकारी दीजिए। तो जो EMF इंड्यूस होता है वो EMF का फॉर्मूला होता है हाफ B ओमेगा इंटू रेडियस का स्क्वायर। जो वो रॉड बन रही थी, रॉड घूम के डिस्क की तो बना रही थी, तो आज की तारीख में अगर ये डिस्क है तो तुम इसको ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते हो कि सिर्फ ये रॉड है OA टाइप की और वो ओमेगा से घूम रही है, और ये ओमेगा से घूमते 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 जो भी ओमेगा घूम रही है इस ओमेगा से डिस्क को सब्स्टिट्यूट कर रही है। हाँ, तो बात तो वही हो गई, रेडियस की जगह लेंथ या लेंथ की जगह रेडियस लिख दें, बात बन जाएगी। ये हो गया। अच्छा, अब बात आती है, ये तो EMF का मैग्नीट्यूड है। इसने पूछा क्या है तुमसे, VO माइनस VA, और अगर तुमसे VA माइनस VO पूछ लेता तो ठीक उसका उल्टा आंसर आता नेगेटिव में। तो यानी कि अब तुम्हें आंसर पॉजिटिव निगेटिव दोनों में देखना है। समझ रहे हो बात को, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में देखना। अच्छा, एक बात और कि इसमें आंसर कहीं मैच नहीं करेगा, क्योंकि ओमेगा के टर्म में हम लिख रहे हैं और V के टर्म में भाई साहब लिख रहे हैं। तो V बराबर क्या होता है, R ओमेगा, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, V बाई R, तो ये R² है, R से R को मार दीजिए, तो आंसर इज़ नथिंग बट हाफ ऑफ B इंटू V इंटू R। अब प्रॉब्लम ये है कि ये आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव, VO माइनस V है, तो कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे बताओ भाई, किस प्रकार देखा जाएगा। क्या ये गोल गोल घूम रहा है, हाँ सर गोल गोल घूम रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, तो मैं ज़रा इसको इरेज कर लूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसका मतलब इस वक्त ये रॉड सही मायनों में ऐसे जा रही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना, सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है, ये तो ऐसे कर रही है ना, पीछे की तरफ जा रही है। हाँ, क्या होगा भाई, अगर ये गई इधर तो मेरे हिसाब से V क्रॉस B, अब देखो इसको ऐसे देखो, V किधर की तरफ है, V है आगे की तरफ, ठीक, वेलोसिटी कहाँ है, आगे, वेलोसिटी है आगे, और B फील्ड है बाहर की तरफ। तो राइट हैंड से ज़रा करके देखो, राइट हैंड से करके देखो, V क्रॉस B करो, V क्रॉस B करोगे तो पॉजिटिव चार्जेस किधर आएंगे,
नीचे, नेगेटिव किधर आएंगे, ऊपर, यानी ये बन गया लोअर पोटेंशियल, ये बन गया हायर पोटेंशियल, यानी VO माइनस VA जो होगा वो अपने आप में नेगेटिव होगा और VA माइनस VO जो होगा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये नेगेटिव वाला आंसर मेरा करेक्ट है। माइनस BVR/2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे आ जाइए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिस्क है, बढ़िया प्यार से रोटेट कर रही है ना, उसमें कुछ एक्सेल वगैरह लगा रखा है सेंटर से, उसमें रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, उसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू प्लेन है, इन्वर्ट है, कांस्टेंट है, ऐसा सब कुछ दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या क्या बकवासबाजी बोल रहा है कि रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस है R, सेंटर पे जुड़ा हुआ है, रेडियस ऑफ द डिस्क इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगुलर स्पीड जो है 40 रेडियन पर सेकेंड है, मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला की है, रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, करंट थ्रू द रजिस्टर इज़, कितना रजिस्टर से करंट जाएगा। तो मेरे हिसाब से करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है EMF अपॉन रेजिस्टेंस। EMF की वैल्यू जो बनेगी, क्योंकि वो डिस्क है तो डिस्क में हाफ ओमेगा B इंटू रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ये है। अब इसमें हाफ की वैल्यू हाफ रख दीजिए, ओमेगा की वैल्यू 40 रख दीजिए, B की वैल्यू 0.1 टेस्ला है रख दीजिए, और R स्क्वायर, R कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो भैया 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो गया, स्क्वायर लिखा है तो स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितनी भैया 1 ओम। सॉल्व कर डालिए आंसर, सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 मिली एम्पियर्स। ठीक है, कोई इसमें चमत्कार नहीं है, तो 5 मिली एम्पियर इज द आंसर। हो गया भैया, आगे बढ़ें। लास्ट सवाल आज के दिन का क्या कह रहा है, थोड़ा सा मोटा कर लें पेन को, आखिरी सवाल है। दो इंडक्टर्स हैं L1 L2 हैं, पैरेलल में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो द रेशियो ऑफ करेंट्स I1 और I2 पूछा जा रहा है, टाइम t इज़, I नहीं है इज़ है, L1 L2 हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, करंट I आ रहा है, दोनों में बढ़ रहा है, I1 I2 बढ़ रहा है, और कह रहा है कि I1 I2 का रेशियो बताइए क्या होगा। ठीक है, कर लेते हैं, क्या बुराई है, पैरेलल हैं, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस पहले वाले में कितना होगा, I लिख दिया मैंने गलती से, फर्स्ट वाले में, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा L1dI1/dt, दूसरे वाले में कितना होगा L2dI2/dt, ये तो इसके दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। अगर बराबर होगा तो फिर क्या किया जा सकता है, गौर से सोचो, dt ने dt को मार डाला, लिखा गया L1dI1 इज इक्वल टू L2dI2। भाई साहब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा L1I1 और ये आएगा L2I2। फिर I1 इस टू I2 की वैल्यू पूछी गई है, स्पेसिफिक होकर ध्यान देना पड़ता है इसमें कि I1 अपॉन I2 पूछा गया है कि I2 अपॉन I1 पूछा गया है, गलतियाँ इसमें हो जाती हैं। आंसर आया L2 अपॉन L1। ऑप्शन कौन सा है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, चुपचाप से दिखाई देता है। बढ़िया सुंदर प्यारे अच्छे सवाल हो गए, लगभग 17-18 क्वेश्चन आज हमने किए हैं, और अभी 8 बजे के आसपास हम लोग इन क्वेश्चंस को देख चुके होंगे, और उम्मीद ये है कि 2 बजे से पहले पहले एक 15-16 या क्वेश्चन का एक और सेशन हम करेंगे। तो वेट करिएगा, 2 बजे से पहले पहले आपको एक बढ़िया सा 15-16 क्वेश्चंस का अच्छा सेशन मिल जाएगा, और बाकी इसको आप सुबह जब देखें तो 1 गो में कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद ही आपको अगला सेशन तुरंत ही दोपहर में मिलने वाला है, और एक और सेशन मिलेगा शाम को। तो बातें करते हैं कल क्यों, दोपहर में ही करते हैं, ठीक, कल मिलेंगे, दोपहर में मिलेंगे, और इस EMI की प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस को बढ़ाते चलेंगे। EMI के बाद AC करेंगे, AC के बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि 11th के पार्ट में जंप करें। काफ़ी दिन हो गए 11th नहीं किया है, तो मिलते हैं JEE की तैयारी पर अगले सेशन में दोपहर में, वेट करिएगा।